नमस्कार। खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। सुप्रीम कोर्ट ने सभी धर्मों के लिए तलाक का एक आधार किए जाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में मांग की गई है कि देश के सभी नागरिकों के लिए संविधान की भावना के अनुरूप तलाक का एक आधार हो। केंद्र सरकार के जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट आगे की सुनवाई करेगी। मौजूदा परिस्थितियों में हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन समुदाय के लोगों को हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक मिलता है, जबकि मुस्लिम, पारसियों, ईसाइयों के अपने पर्सनल लॉ है। इसके चलते बहुत सारे आधार, मसलन बाल विवाह, कोढ़, नपुंसकता, कम उम्र में शादी जैसे आधार हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत बनते हैं, वो बाकी धर्म के पर्सनल लॉ में नहीं है। बीजेपी नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके मांग की है कि तलाक और पति पत्नी के बीच विवाद के दौरान मिलने वाले गुजारा भत्ता पर एक समान कानून बने। तलाक लेने के लिए क्या आधार होगा, ये भी सबके लिए समान होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी होने के बाद समान नागरिक संहिता की बहस एक बार फिर से तेज हो सकती है। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ होता है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। यूनियन सिविल कोड का अर्थ एक निष्पक्ष कानून है जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। मुस्लिमों को भी 3 शादियां करने और पत्नी को महज 3 बार तलाक बोल देने से रिश्ता खत्म कर देने वाली परंपरा खत्म हो जाएगी। वर्तमान में देश हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ के अधीन करते हैं। फिलहाल मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय का पर्सनल लॉ है, जबकि हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। संविधान में समान नागरिक संहिता को लागू करना अनुच्छेद 44 के तहत राज्य की जिम्मेदारी बताया गया है, लेकिन यह आज तक देश में लागू नहीं हो पाया। इसे लेकर एक बड़ी बहस चलती रही है। बीजेपी नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने अपनी याचिका में केंद्रीय गृह और कानून मंत्रालयों को ये निर्देश देने की अपील की है कि वो भरण पोषण और गुजारा भत्ता के आधारों में मौजूदा विसंगतियों को दूर करने के लिए उचित कदम उठाएं और इन्हें धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी नागरिकों के लिए समान बनाएं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि भरण पोषण और गुजारा भत्ता आजीविका का एकमात्र स्रोत होता है, इसलिए धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन के अधिकार, स्वतंत्रता और गरिमा के अधिकार पर सीधा हमला है। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने उपाध्याय की ओर से पेश वरिष्ठ वकील पिंकी आनंद और मीनाक्षी अरोड़ा की दलीलें सुनने के बाद नोटिस जारी किए। कोर्ट शुरुआत में याचिकाओं पर विचार करने का इच्छुक नहीं था, क्योंकि मामला पर्सनल लॉ से जुड़ा था। हालांकि जब बाद में कोर्ट ने याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया तो ये भी कहा कि वो सावधानी के साथ इस पर विचार करेगा। अश्विनी उपाध्याय की याचिकाओं में संविधान में दिए गए बराबरी और जीवन के अधिकार और समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान करने वाले अनुच्छेद 14, 15, 21 और 44 की दुहाई दी गई है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संधियों का हवाला भी दिया गया है। वैकल्पिक मांग में कहा गया है कि कोर्ट विधि आयोग से कहे कि वो तलाक और गुजारा भत्ता के समान आधारों पर 3 महीने के भीतर विचार करे। मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि कोर्ट पर्सनल लॉ में दखल दिए बगैर भेदभाव कैसे दूर कर सकता है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि आप कोर्ट से पर्सनल लॉ खत्म करने की मांग कर रहे हैं। आपने सीधे तौर पर यह मांग नहीं की है, लेकिन इसका मतलब यही निकलता है। इस पर वरिष्ठ वकील पिंकी आनंद ने कहा कि कोर्ट ने इससे पहले अनुच्छेद 142 की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए शायरा बानो के 3 तलाक मामले के फैसले में कहा था कि जब तक कानून बनता है कोर्ट के निर्देश लागू रहेंगे। जस्टिस बोबडे ने कहा कि विधि आयोग को मामला भेजने की मांग पर विचार हो सकता है। इस पर मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि पिछले 2 साल से विधि आयोग के अध्यक्ष का पद खाली है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लॉ में अगर गुजारा भत्ता का नियम देखा जाए तो गुजारा भत्ता सिर्फ इद्दत अवधि तक ही मिलता है, महिला को कुछ नहीं मिलता।
इद्दत वो समय होता है जो औरत तलाक के बाद अपने मायके में गुजारती है। ये समय 3 महीने 10 दिनों का होता है। इद्दत के दौरान औरत को खास निर्देश होते हैं कि वो किसी भी गैर मर्द के सामने ना जाए, ना ही किसी गैर मर्द को अपना चेहरा दिखाए। इसके पीछे मकसद ये होता है कि अगर तलाक से ठीक पहले औरत प्रेग्नेंट हुई तो 3 महीने के बाद लोगों को उसकी प्रेगनेंसी नजर आने लगे। इन 3 महीनों में वो किसी गैर मर्द से मिली भी नहीं होती, तो इससे लोग उसके चरित्र का मूल्यांकन भी हो जाए। इद्दत का समय पूरा होने के बाद औरत जिस आदमी के साथ चाहे शादी कर सकती है। ऐसे में अगर औरत का पहला पति उससे एक बार फिर शादी करना चाहता है तो उससे पहले औरत को किसी और के साथ ऑफिशियल तौर पर शादी और उसके बाद शारीरिक संबंध बनाना जरूरी है। इसे हलाला कहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हलाला की ये प्रथा पूरी दुनिया में सिर्फ भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ही प्रचलित है। इसके पीछे का तर्क ये है कि किसी और के साथ शादी होते देखकर आदमी को अपनी संपत्ति को खोने का दुख होगा और उसे वापस पाकर उसे वो और बेहतर तरीके से सहेज कर रख सकेगा। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि औरत क्या मर्द की संपत्ति है जिसका वो जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है? इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं दी गई उनमें ये दलील दी गई कि जब धार्मिक परंपरा बराबरी और भेदभाव नहीं करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती हो तो कोर्ट को उसमें दखल देना चाहिए। जहां तक बात हिंदुओं की है तो भारत में 50 के दशक में हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल लाया गया। देश में इसके विरोध के बाद इस बिल को 4 हिस्सों में बांट दिया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट में बांट दिया था। इस कानून ने महिलाओं को सीधे तौर पर सशक्त बनाया। इनके तहत महिलाओं को पैतृक और पति की संपत्ति में अधिकार मिलता है। इसके अलावा अलग अलग जातियों के लोगों को एक दूसरे से शादी करने का अधिकार है, लेकिन कोई व्यक्ति एक शादी के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर इस देश में सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता यानी कि एक जैसा कानून होगा तो तलाक के समान अधिकार का मामला अपने आप सुलझ जाएगा। अलग अलग धर्मों के अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। समान नागरिक संहिता लागू होने से इस परेशानी से निजात मिलेगी और अदालतों में वर्षों से लंबित पड़े मामलों के फैसले जल्द होंगे। शादी, तलाक, गोद लेना और जायदाद के बंटवारे में सबके लिए एक जैसा कानून होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। वर्तमान में हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ यानी कि निजी कानूनों के तहत करते हैं। ऐसे में बहुत बार इंसाफ न मिल पाने से लोगों के साथ ज्यादती हो जाती है। सभी के लिए कानून में एक समानता से देश में एकता बढ़ेगी और इससे देश तेजी से विकास भी करेगा। देश में हर भारतीय पर एक समान कानून लागू होने से देश की राजनीति पर भी असर पड़ेगा और राजनीतिक दल वोट बैंक वाली राजनीति नहीं कर सकेंगे और वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होगा। समान नागरिक संहिता लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में भी सुधार आएगा। कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित है। इतना ही नहीं, महिलाओं का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में भी एक समान नियम लागू होंगे। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने वालों का कहना है कि ये सभी धर्मों पर हिंदू कानून को लागू करने जैसा है, यानी कि इस मामले को भी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाकर उछाला जा रहा है। संविधान के आर्टिकल 44 से मुस्लिम पर्सनल लॉ को निकलवाने की 3 बार नाकाम कोशिश कर चुके मोहम्मद इस्माइल का मानना है कि एक सेक्युलर देश में पर्सनल लॉ में दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। वहीं हुसैन इमाम भी इस बारे में सवाल खड़ा कर चुके हैं कि भारत की छवि अनेकता में एकता की है और इतनी विविधता है तो क्या पर्सनल कानूनों में एकरूपता वाकई संभव हो सकती है। एक तरफ भारत में समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ी बहस चल रही है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट जैसे कई देश इस कानून को अपने यहाँ लागू कर चुके हैं। पिछले साल जब केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर राज्य से आर्टिकल 370 खत्म किया था, तब से यूसीसी को लेकर चर्चा जोरों पर शुरू हुई थी। कुछ लोगों का मानना है कि पर्सनल लॉ व्यवस्था और यूसीसी दोनों साथ में बने रह सकते हैं, तो कुछ लोग मानते हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो इसका मतलब ही पर्सनल लॉ का खत्म हो जाना होगा। एक वर्ग ये भी मानता है कि समान नागरिक संहिता लागू किए जाने से धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होगा। दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि फ्रांस के भीतर चल रहे धार्मिक असंतोष और विवादों के बीच इमैनुअल मैक्रोन ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता के पक्ष में इच्छा जाहिर की थी।
हालांकि फ्रेंच राष्ट्रपति ने साफ शब्दों में इसका इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन साफ तौर पर इशारा ये कहकर कर दिया कि वो चाहते हैं कि फ्रांस का संविधान सभी धर्मों से ऊपर हो। भारत में हाल ही में आरएसएस ने संहिता पर सार्वजनिक बहस किए जाने की बात कही तो महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार ने भी बीते दिनों इसके पक्ष में होने की बात कही थी। शिवसेना ने कहा था कि पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू की जानी चाहिए। हम सभी को जरूरत है कि हम धर्म को सबसे ऊपर ना रखकर मानवीयता को अहमियत दें और सभी के लिए एक जैसा कानून लागू हो, जिससे कि किसी के साथ भी ज्यादती ना हो, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।